हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। होमवर्क कर लिया? क्या क्या दिया था होमवर्क में? BB1 और उधर से एक्सरसाइज 1 PDF में से। कुछ पूछना है? एनी डाउट्स अंटिल BB1 और जो मैंने दिया था उसमें एक्सरसाइज 1 में कोई दिक्कत? कोई आंसर गलत हो? So, हाँ जी। so एक्सरसाइज एंड ऑल में तो डाउट नहीं है, बट आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका पूछ सकते हो। ये वाला ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसको डिस्कस करते हैं। कुछ अलग पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। जो आदित्य ने ग्रुप पे सोल्यूशन भेजा था, क्या वो वेरीफाइड है? एज इन लाइक क्या वो करेक्ट है? लग तो रहा है करेक्ट है। सर उसमें एक कंपोनेंट जीरो आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो पॉसिबल कैसे है। और सर आंसर जो है वो किसी भी तरीके से अल्फा से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। या तो हमारे पास रॉड की लेंथ होती, या तो हमारे पास वो एंगल अल्फा होता। और अगर अल्फा अज्यूम किया, लेट्स से कि उसने डीएफ में डीएल को रिप्लेस करके अल्फा को एक सेकंड के लिए एलिमिनेट कर भी दिया, लेकिन जब आप कंपोनेंट्स लेके लिमिट्स डालेंगे तो फिर अल्फा वापस आएगा ही। अगर हम लोग स्ट्रिक्टली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो अल्फा के इंडिपेंडेंट रहेगा, बट जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो अल्फा के इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। बिल्कुल, कंपोनेंट्स अल्फा के इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आप इसके जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो वो अल्फा पे डिपेंड करेंगे, लेकिन जो यस उनका सर। रिजल्टेंट आएगा वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ सर, बस वही पूछना था क्योंकि आई थिंक उसकी लिमिट्स में मुझे थोड़े इश्यूज थे। आई थिंक उसकी लिमिट्स -5/2 से लेकर 5/2 तक की थी। डायग्राम नहीं बनाता ना ठीक से वो, उसकी दिक्कत यही है। उंगलियां उसकी बेचारे की किसी तरीके से चलती है। मैंने तो लिखना सीख लिया, अभी उसको बाकी है लिखना ठीक ना अच्छे से ना। वो बहुत जल्दी में रहता है तो ऐसे ही लिखता है फिर वो। यस सर, आई थिंक उसीलिए उसके आई थिंक कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट आ रहे थे अल्फा के, तो बस वही पूछना था। हाँ, क्योंकि उसने एक्स और वाई एक्सिस ये वाले नहीं लिए जो मैंने दिखाए हैं। हम्म। अभी करते हैं इसको डिस्कस बहुत अच्छे से। अगर आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स लेके किया क्या आप में से किसी ने, और उसका रिजल्टेंट निकाल के देखा हो और अल्फा से इंडिपेंडेंट आ गया हो? हाँ हाँ सर, रिजल्टेंट अल्फा से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अंचला का आ गया। और किसी ने एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले और रिजल्टेंट निकाल के अल्फा से इंडिपेंडेंट आया? वाईटी का आ गया, अनुज गौतम का आ गया, चिरांश का आ गया, जयंत भी कह रहा आ गया। मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? आ गया। देव मेहता आ गया। मनन तो भूल ही गया। तू तो कुछ नहीं होगा फिर तेरा, अगर तू करना ही भूल गया तो। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया तो करना भूल गया। और जेडी? मैं भी भूल गया, क्या बात है। तो मनन की बराबरी कर रहा है। ठीक है, जनसंख्या हो गई काफी। तो इसको करने के दो तरीके हैं। जो एक स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है, दैट कुड बी लाइक टेकिंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो मैंने ये लिख दिया था कि ये एफ वाई ऐसे निकालेंगे और एफ एक्स ऐसे निकालेंगे। तो अंचला बताओगे एफ वाई कितना आया आपका? यस सर, जस्ट एक सेकंड। सर क्यू पी इज द चार्ज जो वहां पे रखा हुआ हम्म। है। लैम्डा कॉस फाई डी फाई अपॉन थीटा, अरे अपॉन एल सॉरी। इंटीग्रेट करके बताना यार। ओके। उसके बिना कैसे पता चला तुम्हें? अज्यूम कर लिया सर इनका।
ऐसे थोड़ा I होता है। was more focused on finding out कि वहां पे क्या गलत है। कौन बताएगा? वाई टी तू बता क्या कंपोनेंट है? एफ वाई बोल। हेलो हम्म सर, एफ वाई आया 2 KQ लैम्डा बाय आर हम्म साइन थीटा बाय 2 अल्फा प्लस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। कॉस अल्फा प्लस थीटा बाय 2। बस इतना ही? ये होल हाँ, डिवाइडेड बाय 2 है या केवल थीटा के साथ 2 है? सिर्फ थीटा के साथ। ठीक है, और एफ एक्स? और एफ एक्स में कॉस की जगह साइन आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा बाय 2 के लिए। कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं यार। अच्छा है वो सी डी फॉर्मूला लगा दिया क्या? सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बोल, यहाँ क्या लिखूं? साइन थीटा बाय 2 हम्म साइन अल्फा प्लस थीटा बाय 2। बाकी पब्लिक आ रहा है क्या ऐसा? अभी अनुज गौतम, चिरांश तो कह रहा है यही आ रहा है। हाँ सर, ये हरिश्चंद्र, अनुज, प्रतिष्ठा, आर्या, नव्या, सलोनी, रुचिका, अद्वैत। हाँ जी बताओ ना, आ रहा है यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर मैं नेट निकालूंगा तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, और दिख ही रहा है कि वो एक में कॉस आ रहा है एक में साइन आ रहा है, तो वो 1 हो जाएगा। तो 2 KQ लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, विदाउट अल्फा। तू तो भूल ही गया था, अब क्या बता रहा है तू मनन? तू तो भूल गया था सॉल्व करना, तेरे से क्या बात करूं। तो ये मेरी लाइन चार्ज है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस है R, और ये एंड पॉइंट्स क्या है? ये टोटल एंगल अपने को थीटा दिया हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक R रेडियस की अगर मैं आर्क बनाऊं या सर्कल बना लूं R रेडियस का P पॉइंट के राउंड, और जो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका है, वैसा ही लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर मैं इसका मान लूं, इसके बाद ध्यान से देखना, मैं इस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं आर्क पे, जिसकी लेंथ R d फाई होगी इफ दिस एंगल इज फाई, और एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां ले रहा हूं जिसकी लेंथ, ये वाला डिस्टेंस मेरे को फाई लेना चाहिए ये एंगल, और वो डी फाई, तो ये हो जाएगा R tan फाई, और इसकी लेंथ हो जाएगी d ऑफ R tan फाई, एंड दैट विल बी R secant स्क्वायर फाई d फाई। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R tan फाई है, तो उससे नेक्स्ट डिस्टेंस d ऑफ R tan फाई, दैट विल बी R secant स्क्वायर फाई d फाई। हाँ भी यशराज समझ में आया? अगर मैं यहाँ वाले चार्ज लैम्डा R d फाई की वजह से यहाँ पर फील्ड लिखूं DE, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स उसका चार्ज ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस आ रही है तो आ जाएगी K लैम्डा ओवर R d फाई, ये DE की वैल्यू। और अगर मैं ये वाला जो चार्ज था, ये इसको मैं रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ या ब्लैक कर दे रहा हूँ, ब्लैक से दिखेगा आपको, ये वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं फील्ड लिखूं DE प्राइम, तो ये हो जाएगी K, इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा टाइम्स R सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? क्या ये डिस्टेंस R सीकेंड फाई है? और इसका स्क्वायर, तो DE प्राइम कितना आ गया? तो ये आ जाएगा K लैम्डा ओवर R d फाई। क्या मस्त रिजल्ट है। तो DE प्राइम और DE दोनों बराबर हैं, तो इतनी आर्क की वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आने वाली है।
और आर्क की फील्ड अपने को पता है कितनी होती है और किधर होती है, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है, और आर्क की फील्ड 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय 2 आती है अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा, इसलिए वो वीडियो भेजा था मैंने। देखा वीडियो आप लोगों ने? कुछ समझ आया क्या बोल रहा है वो? एक मिनट होल्ड करो। नहीं, मैथ्स तो थी उसमें, वो प्रोजेक्शन से समझाना चाह रहा था आपको मैं बेसिकली ना, वो स्फीयर के एरिया की प्रोजेक्शन सिलेंडर्स के ऊपर। यहाँ इतनी काम नहीं आएगी, आगे काम आएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बड़ी सुंदर डायग्राम बनाता है ना, मैं उतने सुंदर डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो भेजा था देखने के लिए। चलिए, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी हेलो सर। अरित्र, आप, हाँ जी अरित्र क्या बोल रहे हैं? सर एक बार वापस समझा सकते हैं ये वाला, थोड़ा मेथड 2 में थोड़ा डाउट है। मैंने मेथड 2 में क्या किया, मैंने इस पॉइंट P को सेंटर मान के R रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैंने उस पे एक आर्क ली छोटी सी, ये वाली, इसको लेबल कर लेते हैं AB। इस आर्क का मैंने यहाँ से एंगल फाई माना और सेंटर पे एंगल सबटेंड डी फाई माना। इस आर्क की लेंथ हो जाएगी आर डी फाई, इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा आर डी फाई। इस आर्क की वजह से मैंने फील्ड लिख ली के लैम्डा आर डी फाई बाय आर स्क्वायर। अब इसी आर्क की रेडियल डायरेक्शन में आगे चल के मैंने बिल्कुल उसी की सीध में यहाँ पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज किया। इस डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ कैसे लिखी मैंने, तो यहाँ देख ध्यान से, ये पॉइंट P था, ये R था, हमने यहाँ से फाई एंगल लिया था और ये डी फाई था।
तो ये वाली लेंथ r tan phi होगी, तो उसके आगे वाली लेंथ d ऑफ r tan phi होगी, विच विल बी r secant स्क्वायर phi d phi। ठीक है, तो मैंने ये वाली डिफरेंशियल लेंथ लिख ली। इस डिफरेंशियल लेंथ का मैंने चार्ज लिख लिया लैम्डा टाइम्स दिस, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में फील्ड देगा। तो मैंने दोनों फील्ड्स को कंपेयर करके ये प्रूव किया कि दोनों फील्ड बराबर आती हैं। तो इस बार पे पड़ने वाले सारे चार्जेस के कॉरस्पॉन्डिंग इन सारी आर्क्स वाली फील्ड बराबर फील्ड देने वाली हैं। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट थ्रेड, वी कैन कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू द आर्क एंड गिव द आंसर। यस सर, समझा। और किसी को कोई क्वेरी? चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर 1 सेकंड वेट कर सकते, थोड़ा नोट कर। बिल्कुल वेट कर सकता हूँ, नोट कर लें। सर हम्म सर आपको मतलब ये मेथड कैसे सूझा कि आपको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि मुझे ये नहीं समझा कि ये स्ट्राइक कैसे करेगा। देख भाई, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ के पढ़ाता हूँ। तो क्या जवाब दूँ तेरे को? आइडिया ये होता है कि हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने रख देते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखो ऐसा होता है, और उसके बेसिस पे कल कोई नई सिचुएशन आती है तो आपके पास एक थॉट प्रोसेस होता है। आखिरी आंसर इन ब्लैक में क्यू भी आएगा। मैंने एक्चुअली वो, हाँ, वो डीएफ लिख लिया, मैंने ना डीई लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बात ही नहीं की, तो इंटू क्यू ये सब डीएफ होना चाहिए। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया ही नहीं ना, तो ये डीएफ होगा, यहाँ भी क्यू होगा और यहाँ भी एक क्यू होगा, तो फाइनल आंसर में भी एक क्यू आएगा। सर हाँ जी बताओ क्या वेरी। सर इसका करने का एक और अच्छा तरीका सूझा। सर आप बताओ क्या कीजिए सर, आप r secant phi का एक रेडियस बना दीजिए जो वहां कट करेगा। r secant phi का रेडियस कहाँ से बनाऊं? p से ही। p से r secant phi का रेडियस मतलब ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट को काटेगा। हाँ, ये रहा ना, ये वाला रेडियस r secant phi हाँ हो। सर, राइट। और हम r secant phi का वहाँ अगर हम एक d phi एंगल लेंगे तो उसकी लेंथ d phi r secant phi हो जाएगी, और अगर हम उसका हाइपोटेन्यूज के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे तो हमें डायरेक्टली r secant square phi आ जाएगा। वो तो बेसिकली तो ये डीएल निकालने की बजाय तो ये बोल रहा है कि इसकी जगह ये ले लूं। क्या अब दोबारा से बोल, क्या बोल रहा है, क्या करूं? r secant phi पे d phi का एलिमेंट लिया, फिर सर d phi का एलिमेंट लिया सर। अब हम एक छोटा सा ट्राइंगल वह इमेजिन कर लेंगे तो उसका ठीक है, वो बेसिकली आप ये वैल्यू निकालने का एक और तरीका बता रहे हो। हाँ, दैट इज ज्योमेट्री। एक्चुअली डिफरेंशिएशन इज ज्योमेट्री। मैंने आपको 11th क्लास की बिगिनिंग में डेरिवेटिव्स ज्योमेट्री से प्रूव करके दिखाए थे ना, तो वो तो आप ज्योमेट्री से मेरे को r secant square phi d phi निकालने का तरीका बता रहे हो, है ना? ठीक है, नोट किया है सभी ने? चलें आगे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइडिया समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरेटिकली। व्हाट डू आई मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो रूटीन लाइफ में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम नॉर्मली मैकेनिक्स में जब फोर्सेस देखते हैं तो ज्यादातर फोर्सेस जो हैं वो कांटेक्ट से डेवलप होती हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना है तो मुझे उसके साथ एक फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ता है, एंड आफ्टर कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट आई कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। बट अगर हम देखें अर्थ जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है,
या फिर एक चार्ज्ड पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगा रहा है, या फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है, यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी फोर्स लगती है। तो ये जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स अपने को लगती हुई दिखाई देती है, ये अपने को हजम नहीं होती यार भी यार, मतलब जादू थोड़ा है कि यार कुछ है ही नहीं और फोर्स लग रही है। तो वी से कि एक इनविजिबल एजेंट प्रेजेंट है यहाँ पे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है यहाँ पे, और वो इनविजिबल एजेंट फोर्स लगा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि सपोज यहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल है Q और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q, सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो हम ठीक है नॉर्मली बोल देते हैं Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, वी से Q1 की सराउंडिंग स्पेस में Q1 की वजह से एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे फोर्स लगा रहा है। तो अद्वैत से दिस इज लाइक एदर थ्योरी। तो ये एदर थ्योरी जैसा कुछ है, लेकिन एदर का कॉन्सेप्ट हमने रिजेक्ट कर दिया था बाद में, वी डिसरिगार्डेड दैट थ्योरी। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है, दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज अ रियल थिंग। ठीक है, तो मतलब यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज नॉट इमेजिनरी थिंग, दिस इज अ रियल थिंग। और उस रियल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट इन रियलिटी। तो एक सिचुएशन लेते हैं, सपोज ये Q1 चार्ज किसी वेलोसिटी u से इधर जा रहा है और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। तो व्हाट विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम to their velocities? Q1 will slow down and Q2 will speed up. तो Q1 की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई और Q2 की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं यार। अब ये भी बताऊं कि अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे। तो Q1 की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई, Q2 की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, और there is a transfer of energy from Q1 to Q2. Now it is not like that कि Q1 की एनर्जी डिसअपियर हो गई और वो Q2 पे अपीयर हो गई। इट इज नॉट लाइक दैट कि यहाँ से गायब हो गई, स्पेस में एक पॉइंट से एक चीज डिसअपियर कर गई और दूसरे पॉइंट पे अपीयर हो गई। इट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम Q1 टू Q2। तो जब वो Q1 से Q2 पे ट्रेवल करके जा रही है तो किसके थ्रू जा रही है? सो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज कैरिंग दैट एनर्जी फ्रॉम Q1 टू Q2 and that is the electric field. So you now can feel that yes, there is something which is transporting energy from Q1 to Q2. अगर मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिखाता आपको, तो ये एक मास है m1, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही बॉन्ड्स में भी होता है। तो ये मास m1 है, ये मास m2 है और इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी m2 की वेलोसिटी 0 है और m1 की वेलोसिटी u है। तो थोड़ी सी देर के बाद क्या दिखाई देगा कि m1 की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी, m2 की वेलोसिटी बढ़ गई होगी और स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा, और m1 की एनर्जी ट्रांसमिट हो गई वाया स्प्रिंग m2 पर चली गई। जब वो स्प्रिंग में है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो m2 पे पहुंच गई तो m2 की काइनेटिक एनर्जी है। तो m1 से काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के थ्रू ट्रेवल करती हुई m2 पर पहुंच गई। यहाँ पर वो एनर्जी फील्ड के थ्रू ट्रेवल करती हुई Q2 पर पहुंच गई। तो फील्ड के पास जो एनर्जी है, ओए होए मनन क्या खतरनाक स्टेटमेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड के पास एनर्जी है वो Q1 से एनर्जी फील्ड के पास गई। जब वो फील्ड के पास गई तो वो उसकी फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और जब वो वहां से Q2 के पास चली गई तो वो Q2 की काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, और अगर हम फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं, देन वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट मास और द फोटॉन्स, और देयर इज अनदर थ्योरी ऑफ द फोर्सेस and that theory is the exchange forces. In that theory we do not consider an electric field, we consider that they are exchanging photons.
Q1 फोटोन एमिट करता है, Q2 उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट इज हाउ एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हैपन्स बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स. तो वो एक अलग प्रपोजल है, तो वो दो अलग चीजें हैं बिल्कुल. तो बड़ा अच्छा लगा तूने ये क्वेश्चन पूछा. सो दैट इज हाउ द एक्सचेंज हैपन्स. सो जो हमारा फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसमें हम फोटोन्स के बारे में बात नहीं करते, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि Q1 चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैरीज एनर्जी. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, वी प्रेफर टू से दैट द फील्ड of Q1 exerts a force on Q2. अगर हम फोटॉन्स ट्रांसफर की बात कर रहे हैं देन देयर इज नो फील्ड. ईदर वी थिंक अबाउट फील्ड और वी थिंक अबाउट फोटॉन्स. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें नहीं है. ईदर वी टॉक अबाउट फील्ड और ईदर वी टॉक अबाउट फोटॉन्स. तो अब हम इसको ऐसे बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे एक
हेलो, एम आई ऑडिबल? कौन कौन होस्ट बना था पीछे से, क्या क्या किया तुमने? कुछ नहीं, शांति से बैठे रहे, बढ़िया। चलिए ठीक है, सलोनी वाज दी होस्ट, चलो फिर शांति रही होगी। ठीक है, सो ये मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को मैं बोलता हूँ फील्ड ऑफ दैट चार्ज, और इस फील्ड को फील करने के लिए वी कैन ब्रिंग इन a charge from outside, say some del q charge, and we can place it here. And if this charge experiences a force, maybe attractive, maybe repulsive, then we can say that there is an electric field. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली पूछा जाए व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच व्हेन वी प्लेस अ चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो कभी भी किसी चार्ज को कहीं पे ला के रखा और उस पे फोर्स लगती हुई दिखाई दी, तो हम कहेंगे वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि उस चार्ज पे फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच ए चार्ज can experience force। लिख दूं क्या? तो region, electric field is the region of space in which a charge can experience a force। ठीक है, नाउ लेट अस क्वांटिफाई दिस। इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, ई वेक्टर, एंड वी डिफाइन ई वेक्टर एज the force experienced per unit charge placed at a point in the field। जैसे इस फील्ड में किसी पॉइंट P पर मैंने एक डेल क्यू चार्ज लाके रखा और उस डेल क्यू चार्ज पे फोर्स लगी F, तो मैं कहूंगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम्ब। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के पैरेलल हो जाएगी, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के एंटी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सो if you know the electric field at any point in space, then you know that what force will be experienced by a charge placed at that point। तो अगर स्पेस में किसी पॉइंट पर E इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और मैं वहां पे एक Q चार्ज लाके रखता हूं, तो उस Q चार्ज पे लगने वाली फोर्स Q टाइम्स E के इक्वल आने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक, इसको मैं बोल देता हूं सोर्स, इसको मैं बोल देता हूं सोर्स, ये एक सोर्स है और ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस सोर्स इज मॉडिफाइंग इट्स सराउंडिंग स्पेस and is creating an electric field, and if we bring a charge in the field of this source charge, then that source charge is going to feel the force due to this। जैसे इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि एक एक एटम के अंदर जो एक सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, उसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई है, जिसमें बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हैं और मजबूर हैं उसके राउंड घूमने के लिए। सिमिलरली हमारे सोलर सिस्टम में एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट है भयंकर सा सन, और उसने एक बहुत भयंकर ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट की हुई है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत सारी दुनिया फंसी हुई है, बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें फंसे हुए हैं और वो मजबूर हैं उसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए। हम सब लोग, आप में हम सब लोग एक बहुत मैसिव प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ की सराउंडिंग स्पेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, और आप में हम सब लोग उस ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसे हुए हैं और उसको छोड़ के नहीं जा सकते। एक ही तरीका हमारे पास।
समझ आ रही है आपको बात? सो यू आर एबल टू फील दैट थिंग कि हाँ एक फील्ड है। तो अर्थ के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें आप में सब लोग फंसे हुए हैं। सन के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें प्लैनेट्स फंसे हुए हैं। एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड है। तो एक सोर्स है, वो सोर्स चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो सोर्स एक मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा है। और उस फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो उन पर फोर्स लगती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट फोर्स वो चार्ज वहां पे किसी खास तरीके से मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की सराउंडिंग स्पेस में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ खास सुंदर सुंदर केसेस का रट्टा मारेंगे ताकि हम ये डिस्क्राइब कर सकें कि इस तरीके की सोर्स चार्ज के सराउंडिंग अगर आप किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाके रखेंगे तो वो कैसे मूव करने वाला है। अल्टीमेटली मोशन गवर्न करना अपने को चार्ज पार्टिकल्स का। So to be able to visualize the motion of the charged particles, we will have to investigate the electric field produced by the source charges so that we can find their influence on the charges. समझ आ रही है यहाँ तक बात? साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि हम फील्ड को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका नेचर डिस्क्राइब करेंगे और उसको रट्टा मार लेंगे, भैया इसकी फील्ड ऐसी होती है, इसकी फील्ड ऐसी होती है, इस तरीके से वेरी करती है, और फिर हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोशन को, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को गवर्न करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करता हूं। तो हाउ डू आई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E vector is the force experienced per unit charge placed at a point in the electric field। इसके साथ कुछ खास जगहों पर ऐसे एक कंडीशन लिखी होती है that limit q tends to 0। तो what we do is when we want to investigate the field produced by a source charge, then we bring in another charge q and place it over there, and we want to find out how much force is exerted. For that matter, we take a due care that the charge that we are bringing to feel that force should be infinitesimally small, so that it does not बार बार होने वाली असुविधा के लिए खेद है। आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? यूजुअली क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमें देखने को मिलती हैं रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं। और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके चार्जेस इधर उधर मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स में। तो अगर हम कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लेकर उनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो अपने को इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बढ़िया से नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स लेके उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये समझो कि मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है एंड दिस मेटेलिक स्फीयर हैज अ सर्टेन चार्ज ऑन इट। सपोज मेरे पास ये एक मेटल स्फीयर है और दिस मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑन इट एंड आई वांट टू स्टडी हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गोइंग टू जनरेट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो सपोज ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई जनरेट कर रहा है, अगर मैं वहां पर एक चार्ज लाके रख दूं, तो व्हाट हैपेंस इज, ये वाला चार्ज अगर खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा और इसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगी और लेफ्ट साइड में ज्यादा डेंस चार्ज हो जाएगा और राइट साइड में कम डेंस चार्ज हो जाएगा। या फिर इंडक्शन कह लो, इंडक्शन की वजह से इसके राइट में कुछ नेगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट में कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला के बात यही हुई कि लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और राइट में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, मान लो वो एफ है, तो क्या मैं ये वाली ई को ये वाली फोर्स ओवर क्यू लिख सकता हूं क्या? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने जनरेट की है ना, और जो फोर्स लगा रही है वो ये वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा रही है। तो यहाँ पे जो एफ बाई क्यू आएगी वो ई प्राइम आएगी, और वो ई प्राइम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड आएगी, इसकी नहीं आएगी। हाँ जी अद्वैत। हेलो सर, आपने बोला था कि अगर हम लोग इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं तो हम लोग एक और चार्ज को लाएंगे सोर्स के जितना पास ला सकते हैं, और फिर तभी उसका मैग्नीट्यूड करेंगे फोर्स का कितना है। तो बट फिर हमें एक्यूरेट रीडिंग का भी आएंगे नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला अभी नहीं आएगी। तो जो थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होंगी वो डिफर करेंगी। सर 1 मिनट, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। यार मैं लिमिट्स लगाऊंगा तो कोई ना कोई फाइनाइट चार्ज ही लाके रखूंगा ना फोर्स फील करवाने के लिए। हाँ, this charge is we call as test charge. The test charge which is used to measure the electric field is called the test charge. तो मैंने टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और अब कोई असली में फाइनाइट चार्ज वहां पे लाके रखूंगा तो उस पर वही फोर्स नहीं ना लगेगी जो टेस्ट चार्ज प्रेडिक्ट कर रहा था। क्यों भाई, टेस्ट चार्ज की प्रेडिक्शंस डिफर कर जाएंगी ना जब कोई फाइनाइट चार्ज लाके रखूंगा तो उससे। कम ज्यादा तो डिपेंड करता है यार, अगर पहले से अट्रैक्शन हो रही होती इंडक्शन से और अट्रैक्शन हो जाएगी तो ज्यादा भी लग सकती है। हाँ जी, नोट किया। चलूं आगे। ये भी नोट कर लो ध्यान से, है ना। तो E will not be equal to F by Q। सर ये पेज में आपने क्या बताया था, इधर बहुत मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये पेज में मैं ये बता रहा था कि अगर मेरे पास एक मेटल स्फीयर है और मान लो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उससे r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज है E इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने वहां पर एक प्लस क्यू चार्ज ला के रखा, तो क्या मैं उस प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाली फोर्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिलेट कर सकता हूँ? तो मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकता, बिकॉज जब मैं प्लस क्यू चार्ज वहां पे रख दूंगा तो इस मेटल स्फीयर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर इस मेटल स्फीयर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये तो कुछ और ही फोर्स लगाएगा ना उस पर, मतलब वो ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं रही वो वाली। तो अगर किसी ने तुम्हें ये याद दिला दिया, सपोज किसी ने तुम्हें ये याद करवा दिया, मैं बता ही देता हूँ, ऐसा आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ हो, सुन लेना आप ध्यान से, ऐसा हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि अगर एक स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ हो
तो उस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो k q ओवर r स्क्वायर आती है। ठीक है, अब अगर ये एक मेटल स्फीयर है जिसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है तो वो r डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि एक मेटल स्फीयर है और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज था यूनिफॉर्मली फैला हुआ, अब हमने एक क्यू नॉट चार्ज इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे लाके रख दिया, बताओ इस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो यू कैन नॉट क्लेम कि इस पे जो लगेगी फोर्स वो k क्यू बाय r स्क्वायर टाइम्स क्यू नॉट होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि इस क्यू नॉट के रखने की वजह से ये वाली जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। हाँ, अगर अपने को ये बोल दिया जाता कि ये एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अब हम उससे r डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट चार्ज लाके रखते हैं, बताओ उस पे कितनी फोर्स लगेगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ फोर्स k क्यू नॉट बाय r स्क्वायर लगेगी बेस्ड ऑन दी अप्रोक्सीमेशन कि अगर ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो इसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत फर्क उसमें भी पड़ जाता है बट वी कैन इग्नोर, लेकिन अगर कंडक्टर दे रखा होगा तो एप्रिशिएबल फर्क पड़ जाएगा। नहीं जी, अरिन अग्रवाल की स्टेटमेंट का आंसर है नो, और कूलम्ब ने बहुत छोटे स्पाइस के चार्जेस लिए थे और उनको काफी दूर रख के देखा था सो दैट उनके इंडक्शन के इफेक्ट इग्नोर किए जा सके एंड दैट केम आउट टू बी 1 बाय r स्क्वायर। बाकी कूलम्ब से पूछना पड़ेगा जाके भाई तूने एग्जैक्टली क्या किया था। यहां तक नोट किया सभी ने? ठीक है, अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यहां से आगे मैं बहुत सारी चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशंस आपके सामने रखूंगा और उनकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करवाऊंगा। ठीक है, और स्फीयर्स भी होंगे, शीट्स भी होंगी, रिंग्स भी होंगी, डिस्क भी होंगी। ठीक है, तो कुछ बुक्स स्पेसिफिकली लिखती हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, इसकी वजह से फील्ड निकाल के दिखाओ, या एक नॉन कंडक्टिंग बार ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, इसकी वजह से फील्ड निकाल के दिखाओ, या एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, इसकी वजह से फील्ड निकाल के दिखाओ। तो उनका नॉन कंडक्टिंग लिखने का मतलब यही होता है कि यार इस पे जब यहाँ कोई आसपास तुम चार्ज ला के रखोगे तो इसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगी। और बाद में जब आप थोड़ा और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, और मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, मैं टर्मिनोलॉजी में नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ए स्फीयर ऑफ चार्ज और अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज। मेरी वर्डिंग्स केवल इतनी रहेंगी, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज। सो व्हेन आई से अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज दैट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज, उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। आई विल से ए शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका मतलब है एक शीट है जिसपे चार्ज फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली फैला हुआ, और यूनिफॉर्मली फैला हुआ है मैंने बोल दिया तो वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो मैं नॉन कंडक्टिंग जैसा एडजेक्टिव रिपीटेडली यूज नहीं करूंगा, लेकिन कंडक्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव जब भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर यूज करूंगा। ठीक है, तो एज सच अभी मैं कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स किसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं केवल इतना बोलने वाला हूं कि स्पेस में अगर इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है, स्पेस में चार्ज शीट की फॉर्म में फैला हुआ है, या स्पेस में चार्ज एक थ्रेड की फॉर्म में फैला हुआ है, या स्पेस में चार्ज एक डिस्क की फॉर्म में फैला हुआ है, या स्फीयर की फॉर्म में फैला हुआ है, तो वो कितनी फील्ड जनरेट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड के बारे में बताऊंगा।
फिर देखेंगे कि कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स पे ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मटेरियल के बारे में फोकस ही बाद में करेंगे। तो फॉरगेट अबाउट एनी मटेरियल कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, यू शुड ओनली फोकस ऑन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन स्पेस and the kind of electric field that distribution is going to generate. Am I clear with this? ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं, पॉइंट चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट लाइक चार्ज है Q और मैं इसकी सराउंडिंग स्पेस में फील्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी सराउंडिंग स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपना टेस्ट चार्ज रख के उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को विजुलाइज करके देखूंगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उस पर इधर फोर्स लगेगी एंड फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कोई पॉइंट लूँ P इसके अराउंड, तो चार्ज से P पॉइंट तक एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर लो, उस रेडियल लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा। इज दिस ट्रू फॉर एनी अदर पॉइंट? यू चूज एनी अदर पॉइंट, से दिस इज P1, से दिस इज P2, तो कोई आप दूसरा पॉइंट चूज करेंगे तो वहां पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वीनो फोर्स ऐसी लगेगी। पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर आप एक पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो जो फील्ड जनरेट करेगा दैट विल बी अ रेडियल फील्ड। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं R डिस्टेंस पे P1 पे, तो फोर्स कितनी लगेगी? तो फोर्स लगेगी K Q del Q over R square, and what will be the force per unit charge? It will be K Q over R square. So the electric field will be K Q over R square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q by R square और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी तो मैं इसको इस वेक्टर R की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। मैं इस फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर टाइम्स R कैप, या फिर K Q वेक्टर R ओवर वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का क्यूब। हाँ जी, कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? We say that the field of a point charge has a spherical symmetry. Field of a point charge has a spherical symmetry, मतलब ये कि पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ करें ऑफ रेडियस से R, तो आपको स्फीयर के सरफेस पे सभी जगह पे सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और रेडियल डायरेक्शन में मिलेगी। तो पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ करें, स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर यानी रेडियल डायरेक्शन में मिलेगी और सेम मैग्नीट्यूड की मिलेगी K Q by R स्क्वायर। हाँ जी, कर लो भजम अच्छे से। कुछ पूछना चाहता है कोई?
यू कैन ड्रॉ एनी स्फीयर ना यार, तो रेडियस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसमें क्या है। फॉर डिफरेंट रेडियस देयर विल बी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर आने वाली है ना। Yes, we can draw till infinity. Theoretically, the field will exist until infinity. Theoretically, the field will exist until infinity. R tends to infinity पे zero होगी, so theoretically the field becomes zero at infinity. So at no finite distance the field is zero. ठीक है, negligible हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है सभी को, और कुछ पूछना है? क्या 2 मिनट में क्या करना है, नोट नहीं किया? स्नैपशॉट ले ले। चलिए ठीक है, आज की क्लास मुझे यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी। आई हैव टू लीव फॉर सम प्लेस अर्जेंटली। तो आपको मैंने एक शीट दी है, अभी की अभी ग्रुप पे डाली है। विद इन नेक्स्ट 1 आवर आप लोग उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मुझे पर्सनल मैसेज पे पोस्ट करेंगे, आंसर्स। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर यू आर सपोज टू पोस्ट द आंसर्स ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस टू मी ऑन दी पर्सनल मैसेज, नॉट ऑन दी ग्रुप। उसके बाद ग्रुप पे थम्स अप कर देना कि हाँ मैंने डाल दिया, ताकि मुझे एक जगह पर सबके थम्स अप दिख जाए किस किसने डाल दिया। ठीक है, मिल गई है शीट सभी को? मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन को। ऑल राइट, थैंक यू।